प्यारे बच्चों, आप सबका चंद्राकर सर क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी परीक्षा 2026 विषय फिजिक्स के हम लोग यूनिट नंबर 8 पर अब चर्चा करने वाले हैं। क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, ब्लूप्रिंट के अनुसार हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ब्लूप्रिंट पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस यूनिट में एक 3 नंबर का लघुत्तरी क्वेश्चन आएगा, एक 2 नंबर का अति लघुत्तरी क्वेश्चन आएगा और 1 मार्क्स का MCQ या 1 वर्ड वाली क्वेश्चन या 1 सेंटेंस वाली क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाने हैं। तो आइए हम लोग 3 नंबर से क्वेश्चन की शुरुआत करें। सबसे पहला आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के जो ऑब्जर्वेशन है और एनालिसिस है उसको आपको लिखने हैं। तो बहुत ही अच्छा सा इसका ऑब्जर्वेशन है, देखिएगा। पहला ऑब्जर्वेशन ये बोलता है कि अधिकांश अल्फा कण जो है वो पन्नी को पार करके सीधे निकल जाता है, अधिकांश। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पन्नी को पार करके सीधे निकल जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु का अधिकांश जो भाग होता है वो खोखला होता है। दूसरा जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि कुछ अल्फा कण जो है वो 90 डिग्री पर अधिक कोण से प्रकीर्णित हो जाता है और कुछ जो है वो 1 अंश से अधिक कोण पर प्रकीर्णित हो जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि चूंकि अल्फा कण में धनावेश होता है और अल्फा कण विक्षेपित हो रहे हैं यहाँ पर, इसका मतलब साफ है परमाणु के अंदर कुछ है और वो कुछ का नाम क्या है? धनावेशित कण है। ये आप जरूर जानिएगा। और इसका ये भी मतलब है कि अधिकांश कण चूंकि अधिक कोण से प्रकीर्णित हो रहा है, तो इसका ये मतलब है कि परमाणु का जो अधिकांश द्रव्यमान है और इसका जो संपूर्ण पॉजिटिव चार्ज है वो सीमित स्थान पर केंद्रित है। इस परमाणु के अंदर धनावेशित युक्त इस सेंट्रल जो पार्ट है उसी को न्यूक्लियस अर्थात नाभिक कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन की तैयारी आप लोग कर लीजिएगा। दूसरा देखते हैं, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के 3 अभिगृहित को लिखिए। तो लिखना है आपको 3 अभिगृहित को, ये देख लीजिएगा। पहला, परमाणु के समस्त द्रव्यमान और समस्त धनावेश उसके केंद्र पर बहुत से छोटे भाग में होते हैं जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। दूसरा लिखिएगा, इसका जो आकार है वो 10⁻15 मीटर के क्रम का होता है। बस इतना ही लिखिएगा। और आगे हम लोग लिख सकते हैं, नाभिक के चारों ओर 10⁻10 मीटर त्रिज्या के खोखले गोले के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वो वितरित होते हैं। साथ ही साथ 3 लिखने के बाद एक आध और तैयारी कर लीजिएगा, यदि भूल जाएंगे तो वो भी हो जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं वो स्थिर नहीं होते, अपितु वृत्तीय मार्ग में नाभिक की परिक्रमा करते हैं। बस इतना ही लिखिएगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद आता है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये कुल ऊर्जा के लिए व्यंजक आप लोगों ने देखा होगा, ये देखिएगा, यही व्यंजक है। ये आप यहाँ तक करिएगा। ये कुल ऊर्जा E -E² 8πε0 और यहाँ तक आप जरूर करिएगा, जहाँ से ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस बात को दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से बद्ध रहता है। कई बार पूछा जाता है ना कि यहाँ पर ऊर्जा में ऋणात्मक का क्या तात्पर्य है। ऋणात्मक, देखो ऊर्जा तो नेगेटिव होता नहीं है ना, ऋण सिर्फ इस बात को इंगित करता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक से बॉन्डेड है, मतलब बद्ध है। तो ये आप कर लीजिएगा। आगे अपन बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलता है बोर के परमाणु मॉडल और इसके 3 अभिगृहित को आपको लिखना है। तो बोर के 3 अभिगृहित आप लिखिएगा।
पहला तो वही है, परमाणु के समस्त द्रव्यमान और समस्त धनावेश उसके नाभिक पर केंद्रित होते हैं। और आगे ये मजेदार चीज ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सभी संभव कक्षाओं में नहीं घूमते, जबकि रदरफोर्ड ने इसका कोई उल्लेख नहीं किया था। वो बोलता सब में घूमता है, सब में नहीं घूमते, अपितु विशिष्ट कक्षाओं में ही घूमते हैं। इन कक्षाओं को स्थायी कक्षा कहते हैं और स्थायी कक्षा में घूमते समय इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा एमिट करता है। दूसरा ही चीज वो इसी कक्षा के बारे में और अच्छे से बोलता है कि स्थायी कक्षाएं वे कक्षाएं होती हैं जिसमें किसी इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है वो h/2 का है ना पूर्ण गुणज होता है, जहां पर h प्लैंक नियतांक है। इसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव के लिए, 6 × 6 3 × 10⁻34 जूल सेकेंड। कई बार तो प्लैंक नियतांक का जो यूनिट है वो पूछ दिया जाता है, तो क्या है, जूल सेकेंड है ये। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तीसरा अपन ये बोल सकते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाली स्थायी कक्षा से निम्न ऊर्जा वाली स्थायी कक्षा में संक्रमण करता है तो एक फोटॉन एमिट करता है जिसकी एनर्जी h होती है, और इसका जो वैल्यू है वो प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं के ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। तो ये 3 अभिग्रहित आप जरूर लिख दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये एक न्यूमेरिकल है, किसी इलेक्ट्रॉन का तृतीय कक्षा में कोणीय संवेग कितना होगा। ये देखिए, ये सूत्र अभी अभी हम लोगों ने देखा है। यहाँ पर n = 3 रखना है। h का मान तो अभी आप लोगों ने देखा 6.63 × 10⁻34 माइनस में ये रखिएगा, तुरंत इसका आंसर मिलता है, ये आप कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन बोलता है हाइड्रोजन परमाणु के लाइमन श्रेणी, बामर और पाश्चन तीनों में से कोई एक आएगा आपके क्वेश्चन में। भले ही इसमें तीनों दिख रहा है, आपको तैयारी की दृष्टि से आपको तीनों के लिए बताना है इसका तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ ज्ञात करने का फार्मूला क्या है। साथ ही साथ आपको बताना है सबसे बड़ा और सबसे छोटा तरंगदैर्घ्य का मान कितना होता है, मतलब लैम्डा मैक्सिमम और लैम्डा मिनिमम का वैल्यू आपको बतानी है। साथ ही साथ आपको ये बताना है कि यह जो श्रेणी है, यह जो श्रेणी का मतलब चाहे वो लाइमन हो, बामर हो, पासन हो, वो स्पेक्ट्रम के किस रीजन में आता है, किस क्षेत्र में पड़ता है, ये आपको बताना है। जैसे यदि अपन लाइमन की बात करें तो सबसे पहले तो हमें ये सूत्र बताना है, देख लीजिएगा। ये सूत्र है 1/λ = r × 1/1² - 1/n², where n is 2, 3, 4, 5 and so on। ये आप लोगों को बताना है। और इसके लिए लैम्डा मैक्सिमम का जो वैल्यू होता है वो 1215 एंगस्ट्रॉम होता है, और जो सबसे छोटा होता है वो होता है 912 एंगस्ट्रॉम, है ना। ये वैल्यू कहाँ से मिलेगा पता है, इसी फार्मूले से मिलेगा। आपको n = 2 रखना, देखो n² की जगह में आप क्या रख देंगे, 2² रख देंगे, तो आपको मिलेगा 2115 एंगस्ट्रॉम में। और ये n की जगह में यदि आप लोग इन्फिनिटी रख दिए तो आपको मिलेगा 912 एंगस्ट्रॉम। तो ध्यान रखिएगा, ये आपको अभी नहीं रखना है, अभी तो केवल सूत्र पूछा है। एक सूत्र पूछा है, दूसरा क्या पूछा है देख लें। एक तो सूत्र पूछा है, दूसरा पूछा है सबसे बड़ा व सबसे छोटा तरंगदैर्घ्य का परास रेंज, जो कि हम लोगों ने चर्चा किया कितना होता है, इतना होता है। हाईएस्ट मतलब लैम्डा मैक्सिमम 1215 एंगस्ट्रॉम और मिनिमम बोले तो 912 एंगस्ट्रॉम। चलिए, और ये किस क्षेत्र में पड़ता है ये आपको बोला गया है ना। तो ये जो लाइमन श्रेणी है ना वो इस स्पेक्ट्रमी रेखाओं के पराबैंगनी क्षेत्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, पराबैंगनी क्षेत्र में पड़ता है। अच्छी बात है, ये 3 चीजें इसका हो गया। इसी प्रकार से बामर का ये कौन से क्षेत्र में पड़ता है, दृश्य क्षेत्र में पड़ता है। आपको अच्छे से है ना पता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम उसमें हम लोगों ने देखा था कहाँ से लेकर के गामा, गामा एक्सरे, गामा के बाद अल्ट्रावायलेट रेस, एक्सरे, फिर दृश्य प्रकाश, ऐसे होते होते हम लोग रेडियो तरंग तक पहुंचे थे। उसी में पूछ रहा है कि बामर श्रेणी कहाँ पड़ेगा।
विजिबल एरिया में आएगा, ये दृश्य क्षेत्र में आएगा। और ये सूत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये सूत्र है। इस सूत्र को आपको लिखना है बामर के लिए, बस n के जगह में 2 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर 1 के जगह में 2 का वर्ग हो जाएगा, और यहाँ पर n की जगह में, वहाँ पर लाइमन में हम लोग 2 से शुरुआत किए थे, यहाँ से 3 से शुरुआत करना है। यहाँ 2 का वर्ग 2 है ना, तो यहाँ n 3 से चालू होगा ये। और लेमडा मैक्सिमम का वैल्यू जो होगा 6563 एंगस्ट्रॉम, और इसका जो मिनिमम होगा 3646 एंगस्ट्रॉम। इसी प्रकार से यदि हम लोग पासन की बात करें तो वो जो है वो अवरक्त क्षेत्र में पड़ता है, अवरक्त क्षेत्र में पड़ता है। और इसके लिए फार्मूला देखिए, वहाँ 2 का वर्ग था, यहाँ पर 3 का वर्ग हो जाएगा, n स्क्वायर की जगह में 4 से शुरुआत होगी। जबकि लेमडा मैक्सिमम का जो वैल्यू है वो है 18,752 एंगस्ट्रॉम, और मिनिमम जो होता है वो 8,204 एंगस्ट्रॉम होता है। ये अपन बहुत अच्छे से कर लेंगे तो ये हो जाएगा नहीं। इसी प्रकार से आप चाहें तो ब्रैकेट का भी कर सकते हैं और फुंड का भी कर सकते हैं, लेकिन 3 का तो आप जरूर कर लीजिएगा। लाइमन, बामर और पासन का जरूर आप कर लीजिएगा कि लेमडा के लिए सूत्र बताइए, लेमडा मैक्सिमम और लेमडा मिनिमम का वैल्यू बताइए, साथ ही साथ बताइए ये कौन से रीजन में पड़ता है, कौन से क्षेत्र में पड़ता है, ये आपको जरूर बताना है प्यारे बच्चों। साथ ही साथ अगला क्वेश्चन है, आपको हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रेणी के लिए जो लेमडा मैक्सिमम है और लेमडा मिनिमम है उसका वैल्यू निकाल के बताना है। ऊपर में हम लोगों ने क्या बताया था, डायरेक्ट बता दिया था कि इतना होता है, तो उतना कैसे होता है उसको कैलकुलेट करके बताना है। जबकि रिडबर्ग नियतांक आपको वैल्यू दे दिया गया है, देख लीजिएगा 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्ट्स, मतलब पर मीटर। ये आपको आर के जगह में रखना है, और एन के जगह में लेमडा मैक्सिमम का जब मान निकालना हो, ये देखिए लेमडा मैक्सिमम का जब मान निकालना होता है तो एन के जगह में 2 रखते हैं। इसको हल करिएगा तो आराम के साथ ये देखो, ये छोटे कोष्टक का वैल्यू आएगा 3/4, और फिर इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। ये देखिए तो इसका मान आएगा 1215 एंगस्ट्रॉम। जो पहले क्वेश्चन में हमने डायरेक्ट लिखा था उसको कैलकुलेट करके बताना है। इसीलिए जब न्यूनतम तरंग दैर्घ्य अर्थात लेमडा मिनिमम की बात करेंगे तो यहाँ पर एन स्क्वायर दिख रहा है ना, ये मेन सूत्र में ये एन स्क्वायर, उसकी जगह में रखना है इन्फिनिटी। तो ये और इजी है, ये बहुत अच्छे से बन जाता है। देख लीजिएगा यहाँ पर आता है 912, वहाँ डायरेक्ट बताए थे, यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। इसी प्रकार से इसको अंतिम तरंगदैर्घ्य या प्रारंभिक तरंगदैर्घ्य भी बोला जाता है, इसको भी दिमाग में रखिएगा। इसी प्रकार से हाइड्रोजन परमाणु का सेम है, ऐसे ही आप लोग करेंगे। हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो बामर सीरीज है उसका सेम आप लोग करिएगा, बस यहाँ पर 2 का वर्ग हो गया, वहाँ पर n 1 का वर्ग है, और यहाँ पर n की शुरुआत 3 से होगी। हल करिएगा तो ये आपको मिल जाएगा। ये देख लीजिएगा मिनिमम के लिए और मैक्सिमम के लिए, और ये पासन के लिए सेम इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन हम 2 नंबर के लिए भी देख लेते हैं कि अल्फा कणों के प्रकीर्णन में स्वर्ण पत्र ही क्यों लिया जाता है। 2 नंबर का एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, आपको अच्छे से पता है। हम लोग अल्फा कणों के प्रकीर्णन के लिए स्वर्ण पत्र लेते हैं, क्यों लेते हैं? अल्फा कण का प्रकीर्णन एक ही टक्कर के कारण हो, है ना, क्योंकि आपको अच्छे से पता है हम केवल स्वर्ण पत्र को बहुत पतली सीट ले सकते हैं दूसरी की बजाय। साथ ही साथ पत्र के नाभिक को भारी होनी चाहिए ताकि अल्फा कणों का प्रकीर्णन जो है वो अधिक हो। और ये जो दोनों बातें हैं ना वो स्वर्ण के प्रॉपर्टीज है। स्वर्ण का बारीक पत्र आसानी से भी बनाया जा सकता है, यही कारण है कि अल्फा कणों के प्रकीर्णन में स्वर्ण पत्र ही लिया जाता है। अच्छी बात है। चलिए दूसरा पूछा गया है, बड़े कोण के अल्फा कण के प्रकीर्णन के लिए केवल परमाणु का नाभिक ही जिम्मेदार होता है, इसको आपको समझाना है। बच्चों आप अच्छे से जानते हो कि
इलेक्ट्रॉन अल्फा कण की तुलना में बहुत ही हल्का होता है। अतः संवेग संरक्षण के नियम से बड़े कोण पर अल्फा कण का प्रकीर्णन एक इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकता। इसलिए बड़े कोण को अल्फा कण के प्रकीर्णन के लिए केवल परमाणु का नाभिक ही जिम्मेदार होता है। ऐसा जवाब आप जरूर दीजिएगा। इसके बाद ये देखिएगा, बोर की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, ये हम लोगों ने बोर के अभिगृहित में इसको पढ़ लिया है। ये जो हम लोग पढ़े उसी को आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। जबकि हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, किंतु उसमें उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में कई रेखाएं होती है। उसका कारण यहाँ पर लिखा हुआ है, कारण भी आप जरूर पढ़िएगा। यहाँ पर बोला गया है, ये पांचवा कोई जरूरी नहीं है लिखने के लिए, छठवा में आ जाइए आप, ये देख लीजिएगा, इसका भी रीजन आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद है, यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन स्थिर है तो क्या होगा। ये इस क्वेश्चन की तैयारी 2 नंबर के लिए जरूर करिएगा। किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वृत्तीय मार्ग में चक्कर लगाना उस अभिकेंद्र बल के कारण संभव होता है जो नाभिक के, हम लोग अच्छे से जानते हैं, जो नाभिक के धनावेश और इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले आकर्षण बल से संतुलित होता है। यदि इलेक्ट्रॉन स्थिर है तो अभिकेंद्र बल के अभाव में इलेक्ट्रॉन स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के कारण नाभिक में गिर जाएगा। इसलिए भैया इलेक्ट्रॉन वहाँ पर स्थिर हो ये संभव नहीं है, मोशन करता है तभी वो वहाँ पर रह पाता है। जैसे मौत के कुआं में आप लोग देखे हैं, बाइक वाला जब स्पीड में रहता है तभी उसमें घूम पाता है, स्थिर कर देगा तो वो गिर जाएगा। देखिए, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऋणात्मक ऊर्जा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये मैंने पहले ही आप लोगों को बतलाया है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और बोर के परमाणु मॉडल में अंतर जरूर आप लिखिएगा। 2 नंबर का अंतर आप जरूर लिखिएगा। ये आप लोग देख सकते हैं, आप लोग तैयारी कर चुके होंगे। अगला जो क्वेश्चन है उधर हम लोग बढ़ते हैं, और एक चीज़ हमें यहाँ पर प्रूव करनी है। प्रूव दैट लाइमन, बामर और पासन श्रेणी की रेखाओं के सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य का जो अनुपात है वो 1:4:9 में होता है। बस लाइमन, बामर और पासन के जो लेम्डा मिनिमम है ना, उसी को आपको निकालना है। मिनिमम को ये देख लीजिएगा, उसी को निकालना है। रेडबर्ग के नियतांक को आपको आर ही रखना है, ये देख लीजिएगा। तो लेम्डा मिनिमम का मान लाइमन के लिए मिला 1/r, बामर के लिए मिला 4/r, जबकि पासन के लिए मिला 9/r। तो इस प्रकार से देखिए आर 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 ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जो अभिष्ट रेशियो है वो आएगा 1:4:9। इसको आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। ये MC³ को आप अच्छे से कर सकते हैं। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग में निकटतम पहुंच की दूरी का लगभग मान, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। और यहाँ पर ये देखिएगा, दूसरा भी आप लोग करिएगा, तीसरी कक्षा की त्रिज्या क्या होगी ये आपसे पूछा गया है। और यहाँ पर ये चलिए इसका आंसर आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। आंसर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जो आप लोग ऊपर पढ़े हैं वही है, पूरा आजमा लीजिएगा। यहाँ पर एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन अपनी स्थिति को n=2 से n=4 तक बदलता है। विकृत विकिरण की तरंगदैर्घ्य क्या होगी। 1/λ से इसका मान आप लोग निकालिएगा। दिस इक्वल टू r इंटू, यहाँ पर देखिएगा 2 रखिएगा, पहले में 2 का वर्ग और बाद में रखिएगा 4 का वर्ग, आराम के साथ ये बनता है। चलिए, ये 5वां भी आप लोग करिएगा, 6ठा भी आप जरूर करिएगा। इसके बाद अपन आगे बढ़ें तो कुछ क्वेश्चन है जो हम लोग अंदर कर चुके हैं, वही क्वेश्चन है, केवल आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद यदि हम लोग आगे बढ़ें तो यहाँ पर 2 नंबर का फिर कुछ क्वेश्चन है। उत्तेजन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम उत्तेजन ऊर्जा का मान कितना होता है, ये निकाल के बताया गया है, इसको आप लोग जरूर करिएगा। दूसरा भी आप जरूर कर लीजिएगा, आयनीकरण ऊर्जा को परिभाषित आपको करना है, साथ ही साथ हाइड्रोजन परमाणु के लिए इसका वैल्यू भी बताना है। और ये सारे चीज़ ऑब्जेक्टिव में भी
संभव है। और उसके बाद आपको रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल, इसमें 2 अंतर आपको जरूर लिखना है। बहुत प्यारे प्यारे से आपको अंतर दिखाई दे रहे होंगे। आगे यदि हम लोग बढ़ें तो एक प्यारा सा न्यूमेरिकल है, इसको तो आप जरूर करिएगा। हाइड्रोजन परमाणु की जो निम्नतम अवस्था में जो एनर्जी है आपको दिया गया है, इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की गतिज और स्थितिज ऊर्जाएं आपको निकालनी है। 2 लाइन का सवाल है, आप जरूर इसको कर लीजिएगा। आगे यदि हम लोग बढ़ें तो सीधा सीधा हमारा फिर एक छोटा सा प्यारा सा एक प्रॉब्लम आता है। आपको किसी परमाणु के सेकेंड क्लॉज में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग बतानी है। कोणीय संवेग का फार्मूला हम शुरू से जान रहे हैं, L = NH/2π। आपको n के जगह में 2 बस रखना है, h का मान तो आप ऐसे भी जानते हैं। ये प्यारा सा छोटा छोटा सा गणित है, इसको आप जरूर जानिएगा। और ये देखिए जो ऊपर में हम लोगों ने MCQ दिखा है, देखें हम लोग, उसका ये सॉल्यूशन है। आप जरूर ये सॉल्यूशन देख सकते हैं, ये सॉल्यूशन आप जरूर देख सकते हैं। जैसे चौथे MCQ की हम लोग बात करें, यदि चौथे MCQ देखिए, बड़ा प्यारा सा चौथा MCQ है। ये देखिएगा चौथा, यहाँ पर क्या लिखा है, ये मैंने बोला था ना फार्मूला में ये सब रखना करके, यही सब यहाँ पर चौथे को सॉल्व करके मैंने आपके सामने रखा है। भले ही वो नीचे चला गया, ये चौथा देख लीजिएगा, ये है ना, N1 के जगह में 2 का वर्ग और N2 के जगह में 4 का वर्ग, तो ये आराम के साथ बनता है। इसको बनाइएगा और ये सारा बना के बताया गया है, ये चलिएगा। अच्छा, नौमा, ये नौमा जो है ना वो 3 नंबर के लिए भी पूछा जा सकता है। नौमा MCQ एक बार पढ़ ले, क्या देख लेते हैं नौमा एक सूप क्या है। नौमा देख लेते हैं, नौमा ये क्या है। नौमा देखिएगा, बामर श्रेणी की अंतिम रेखा और लाइमन श्रेणी की अंतिम रेखा के तरंगदैर्घ्य का अनुपात बताइए। जब भी अंतिम रेखा बोले तो लेमडा मिनिमम है, लेमडा मिनिमम हम लोग बामर का निकाल लेंगे, लाइमन का निकाल लेंगे, अनुपात पूछा है भाग दे देंगे। चलो देखते हैं कैसे दिया गया है। ये आपके सामने बना के दिया गया है, देखिएगा। ये लाइमन के लिए देखिए, प्रथम रेखा बोला गया है, वो क्या चीज़ है, वो प्रथम रेखा मतलब मैक्सिमम है, और अंतिम रेखा बोलेंगे तो मिनिमम होगा। ये 2 चीज़ को आप ध्यान में दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर ये बामर की अंतिम रेखा और लाइमन की अंतिम रेखा, ये आप लोगों को निकाल के दिया गया है, आप लोग देख पा रहे होंगे। बामर की अंतिम रेखा के लिए इसका मान आएगा 4/r और लाइमन के लिए आएगा 1/r। जब इसको रेशियो निकालेंगे तो कट फिट के आता है 4/1, मतलब 4 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा आंसर। तो ये आप जरूर करिएगा ना। अंतिम रेखा मतलब मिनिमम का ही मान निकालना है, बामर का, लाइमन का। और याद रखिए इसमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा बामर और लाइमन का अनुपात बताइए, तो बामर वाले को ऊपर रखना और लाइमन वाले को नीचे रखना। यदि लाइमन और लाइमन की अंतिम रेखा मतलब लाइमन के लिए लेमडा मिनिमम और बामर के लिए लेमडा मिनिमम बोले तो लाइमन को ऊपर रखेंगे, बामर को नीचे रखेंगे। यही गलती होता है, ध्यान दीजिएगा। आपको रेशियो एक्स और वाई के बीच पूछा जा रहा है या वाई या एक्स के बीच पूछा जा रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे तो इसमें गलती नहीं होगी। और एक क्वेश्चन 3 नंबर के लिए भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर तो बामर और लाइमन का एग्जाम्पल दिया गया है, इसके जगह में कुछ भी दिया जा सकता है। क्या चीज़ याद रखेंगे आप लोग, अंतिम रेखा बोलेंगे, अंतिम रेखा बोलेंगे तो उसका मतलब लेमडा मिनिमम से है। प्रथम रेखा बोलेंगे तो उसका तात्पर्य लेमडा मैक्सिमम से है। इस चीज को आप ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए इसके सेकंड जो भाग है उसमें हम लोग आ जाते हैं, वो है आइंस्टाइन का ऊर्जा द्रव्यमान संबंध क्या है बताइए। आप सबको अच्छे से पता है, वो है E = mc², जहाँ पर C जो है वो प्रकाश की चाल है और M जो है वो द्रव्यमान में कमी है। दूसरा बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो इस साल आएगा, द्रव्यमान क्षति मॉस डिफेक्ट क्या है, इसके लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये चलिएगा, द्रव्यमान क्षति देख लीजिएगा, यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है और आप लोग इसकी तैयारी कर लिए होंगे और इसके लिए ये व्यंजक, प्यारा सा व्यंजक आपको निकाल लेना है। आगे हम लोग बढ़ें तो आपको पूछा गया है
नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या है, साथ ही साथ आपको बताना है प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या है, साथ ही साथ नाभिकीय बल क्या है, इसके गुणधर्म लिखिए। इसका आंसर नीचे देख लीजिए। नाभिकीय बंधन ऊर्जा, ये देख लीजिएगा, आपको अच्छे से पता है, आपको अच्छे से पता है। आपको अच्छे से क्या पता है? आप अच्छे से जानते हो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जिसको हम लोग न्यूक्लियन बोलते हैं, उसको मिला करके ही नाभिक बनता है। तो द्रव्यमान क्षति के संगत ऊर्जा को नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। इसको ईबी से डिनोट करते हैं। ये सब आप लोग कर लिए होंगे। इसके बाद प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा आपको अच्छे से पता है, किसी नाभिक से उसके एक न्यूक्लियन को अलग करने के लिए जितनी औसत ऊर्जा की जरूरत पड़ती है उसे ही प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं। इसके बाद नाभिकीय बल क्या है, इसको आपको जानना है। नाभिकीय बल वह बल है जो न्यूक्लियनों को नाभिक के अंदर बांध के रखता है। इसके गुणधर्म देख लीजिएगा, कम से कम 3 गुणधर्म आपको पता होनी चाहिए। पहला है नाभिकीय बल, जो होता है वो कूलॉम बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में ज़्यादा शक्तिशाली होता है। दूसरा जो गुण है कि नाभिकीय बल आवेश पर निर्भर नहीं करता। और तीसरा जो है, हम लोग ये लिख सकते हैं कि नाभिकीय बल जो है अकेंद्रीय बल होता है। अतः 2 न्यूक्लियनों के बीच कार्य करने वाला नाभिकीय बल इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य नहीं करता है। ये 3 तो आप लोग जरूर कर लीजिएगा। वैसे यहाँ पर 5 है, कोई भी 3 आप लिखिएगा। 5वां भी बहुत इजी है। नाभिकीय बल जो होता है वो लघु परास के बल होते हैं और इसका जो कोटि होता है ना वो 10⁻15 मीटर की होती है। ये आप करिएगा। साथ ही साथ अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज, इसको कंपेयर करिएगा। कम से कम 3 प्रॉपर्टीज के आधार पर आप कंपेयर जरूर करिएगा। ये आपको तो 8 प्रॉपर्टीज के आधार पर यहाँ पर कंपेयर करके बताया गया है। आप कोई भी 3 जो प्रॉपर्टीज है उस आधार पर तीनों की तुलना जरूर आप करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ें तो हमें ये बोला गया है रेडियो एक्टिव क्षय का जो नियम है उसको लिखें और इसके लिए एक व्यंजक आपको प्राप्त करनी है। ये व्यंजक n = n0 e⁻⁻ λT, इसको आपको प्राप्त करनी है। ये यहाँ पर दिया गया है प्राप्त करके, ये आप लोग जरूर इसको कर लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा। ये देखिए ये प्राप्त करके बताया गया है। ये भी 3 नंबर के लिए अच्छा सा क्वेश्चन है। इसके बाद है अर्ध आयु क्या है, इसका क्षय नियतांक से संबंध स्थापित कीजिए। ये अर्ध आयु आपको बताया गया है। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु वह समय है जिसमें उसके परमाणु की संख्या विघटन के कारण घट करके प्रारंभिक मान की आधी रह जाती है। ये व्यंजक यहाँ पर करके बताया गया है, ये आपको यहाँ तक करनी है। आगे आपको कुछ और चीज़ें याद रखनी है, वो ये न्यूमेरिकल है। देख रहे हैं आप लोग, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 30 दिन है। 90 दिन बाद रेडियो एक्टिव परमाणुओं में, है ना, परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, ये क्वेश्चन आप जरूर कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आप जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो ये वही क्वेश्चन है जिसको मैंने वहाँ पर बताया था, ये चलिएगा। इसके बाद नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में कम से कम 3 अंतर आप जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 5 दिया गया है, आप कोई भी 3 तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद यदि हम लोग आगे की बात करें तो ये पूछा गया है कि नाभिकीय विखंडन में केवल न्यूट्रॉन ही उपयुक्त होता है, क्यों होता है? कारण साफ है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, अतः वह जो न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज को, है ना, डिस्टर्ब नहीं करता। इस प्रकार से न्यूट्रॉन नाभिक में सफलतापूर्वक प्रवेश कर सकता है। इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। साथ ही साथ एक क्वेश्चन है द्रव्यमान संख्या 1 के साथ प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा में जो परिवर्तन को प्रदर्शित करने वाली ग्राफ है उसको आपको ये लिखना है। देखो ये ग्राफ आपको खींचना है, ये ग्राफ आपको खींचना है और ग्राफ को खींच करके आपको ये बताना है कि वो स्थान कहाँ है जहाँ पर नाभिकीय विखंडन होता है। और आपको द्रव्यमान परास भी लिखना है। कहीं में यहाँ पर देखिए साफ साफ बोला गया है
कि आपको उस क्षेत्र को अंकित करना है जहाँ पर नाभिकीय विखंडन होता है। ये देखिए दिखा गया है ना, ये नाभिकीय विखंडन कहाँ पर लिखा गया है, यूरेनियम 238 पर, यूरेनियम 238 पर लिखा हुआ है। इसी प्रकार से ये नाभिकीय संलयन का रीजन दिया गया है, उसको भी ध्यान आप दीजिएगा। साथ ही साथ बस ये क्वेश्चन है, इसके बाद आप देखिएगा आपको पूरे मार्क्स इस यूनिट से मिलेंगे। इस यूनिट से आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे यदि आप लोग इतना तैयारी कर लेते हैं। इसके अलावा कहीं से और क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग ये जाने कि इस यूनिट का तैयारी आप किस गति से कर पाएंगे और कैसे कर रहे होंगे। निश्चित रूप से उसमें ये जो वीडियो है वो आपको एनर्जी प्रदान करेगा, दिशा प्रदान करेगा, यही उम्मीद मैं करता हूँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करके शेयर करें, लाइक करें। और इस वीडियो में तो यहीं रुकते हैं, लेकिन अगला जो लास्ट यूनिट है वो बहुत जल्द उस यूनिट के साथ हम लोग मिलने वाले हैं। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।